नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय आने पर नए-नए वीडियोस आपके समक्ष लाए जा सकें। तो दोस्तों, आज हम जिस जजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जजमेंट काफ़ी रिसेंट है। ये 5 अगस्त 2021 को आई थी जजमेंट। इसमें कई फैमिली मेंबर्स थे, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और जो माननीय हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दी थी। इनकी जो एफआईआर है वो क्वैश कर दी थी। तो आइए हम इस जजमेंट पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या था और किस तरीके से रिलीफ मिली। तो दोस्तों, पहले जजमेंट को पढ़ने से पहले एक चीज बता दें, मेन मकसद यही है कि जजमेंट डिस्कस करने का, कि मोटिवेट करने के लिए जो लोग क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, हर जो माननीय कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, वो अपना जुडिशियल डिस्क्रिशंस देती हैं। अब जरूरी नहीं कि हर केस में रिलीफ मिले, क्योंकि क्लस्टर ऑफ पिटिशंस ऐसी भी होती हैं जो कि डिसमिस हो जाती हैं। तो ये बिटर फैक्ट भी है। और क्योंकि हर केस जो है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सब एक दूसरे केसों से अलग होते हैं, नेचर ऑफ एलिगेशंस अलग होती हैं, तो जुडिशियल डिस्क्रिशन हर कोर्ट का हर केस के ऊपर कुछ अलग होता है। तो जब तक कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटअप ना करे कोई सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट, तो तब तक उसके जो निर्णय है वो निचली कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, बाध्य होगा। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटअप ना हो तो जुडिशियल डिस्कशंस में यूनिफॉर्मिटी भी होगी। ये यूनिफॉर्मिटी कितनी होती है, ये सब एक एनालिसिस का पार्ट है। तो आइए हम पहले इस जजमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, इस जजमेंट में ऐसा क्या था और किस तरीके से रिलीफ दी गई। तो देखिए, ये कई फैमिली मेंबर्स थे जो कि जिनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि लिखा हुआ है कि करीब 11 फैमिली मेंबर्स थे जिनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और ये पिटीशन डाली गई थी। ये केस जो था, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी 2012 में, और जो केस डाला गया था, जो कि दो टाइटल पे दे सकते हैं, वो है 2017 में केस डाला गया था और रिलीफ जो मिली गई है 2021 में आई है। तो क्या था इसमें क्वेश्चन के लिए डाली गई थी पिटीशन, जो एफआईआर और जो इंग्रेडिएंट्स थे 498, 406 और 304 आईपीसी को क्वैश करने के लिए ये पिटीशन डाली गई थी। अब इसमें क्या लिखा है, पैरा नंबर 2 में ये लिखा है, रिटन कंप्लेंट के कंटेंट्स लिखे गए हैं। इसमें लिखा है कि जो कंप्लेनेंट मींस जो मैरिड वुमन थी, उनकी मैरिज हुई थी हस्बैंड के साथ और 14/6/2009 में शादी हुई थी, और जो मैरिज जो फिक्स हुई थी वो उनके फादर के थ्रू हुई थी, जो कि पिटीशनर नंबर 3 है। उन्होंने कहा था कि जो सन है वो कनाडा में रिसाइड कर रहे हैं और इंडिया आएंगे और ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे और जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट को फिर लिखा अपनी कंप्लेंट में कि जो फादर थे उन्होंने एश्योर किया कि, मतलब जो हस्बैंड के जो फादर थे उन्होंने एश्योर किया कि, सॉरी, हस्बैंड के फादर नहीं, जो हस्बैंड थे उन्होंने एश्योर किया कि वो मतलब शादी के मतलब कि वो वाइफ को कनाडा ले जाएंगे, और इसी एश्योरेंस के बेसिस पे उनके पेरेंट्स ने शादी के लिए रजामंदी दी और रिलेशंस काफी अच्छे रहे थे। उसके बाद ये बताया कि वो क्वालिफाइड थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती थी। हस्बैंड ने कहा कि जॉब को छोड़ दो और उसके बाद ताकि वो कनाडा जा सको। तो एश्योरेंस मिलने के बाद ही उन्होंने जॉब छोड़ी। और फिर बताया कि मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराया गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, और जो है पासपोर्ट लिया गया कनाडा जाने के लिए। फिर शादी होने के 1 महीने बाद हस्बैंड ने कंप्लेंट की कि डाउरी और लेसर ज्वेलरी लाई और लेसर डाउरी लाई हो, और कंप्लेंट ने कहा कि उनके पेरेंट्स ने अपनी हैसियत के हिसाब से दे दी है, जो भी कैपेसिटी थी उस हिसाब से दे दिया, जो भी था शादी के टाइम। लेकिन उससे बेसिस पे उनको कंप्लेंट ने कहा कि हस्बैंड ने पिटाई की, एलिगेशन लगाई। फिर उस समय परिवार के 11 लोग जो भी लिखे हैं, इंक्लूडिंग मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बाकी जो 11 सदस्य प्रेजेंट थे, और सब लोगों ने टॉन्ट किया और कहा कि डाउरी नहीं लाई है। और फिर एलिगेशन लगाई कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने भी टॉन्ट किया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते थे, उनके बाद बेसिस पे वो भी पिटाई करते थे। तो फिर इन्होंने बताया कि
gave her beating। फिर उन्होंने बताया कि वो पेरेंट्स गई, उन्होंने अपने बताया कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट डे मीन्स 6/8/2009 को हस्बैंड कनाडा चले गए। कनाडा जाने के बाद उन्होंने बताया, फोन किया कि वो मैरिड, कनाडा में मैरिड कर चुके हैं और उसके बाद वो इंडिया क्या कहते हैं कभी इंडिया नहीं आएंगे। और रही उनकी बात, वाइफ की बात, कहते हैं कि जब तक अपने घर में इन लॉज के साथ तभी रह पाओगी अगर आप सोना और डाउरी दोगी। तो उस कंप्लेंट ने कहा कि वो जो हस्बैंड है वो बाहर रह रहे हैं और कोई पैसा वगैरह नहीं दे रहे हैं। एक बेबी हुआ उनका 24/2/2010 को और कोई भी फैमिली मेंबर्स मिलने नहीं है, विजिट करने नहीं आया। और फिर उन्हें एक कंप्लेंट में ये लिखा कि बेबी होने से पहले 25/10/2009 को सब फैमिली मेंबर्स ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट जो भी था वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में कर लिए। फिर तो कहा कि 25 अक्टूबर 2009 से अभी तक वो अपने पेरेंट्स के घर रह रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या है कि whenever she visited her office, her father-in-law would stop her and saying कि वो पुलिस से रिटायर्ड हो चुके हैं और कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एलिगेशंस है ये। फिर उन्होंने बताया कि अगर उनको धमकी दी, कंप्लेंट को धमकी दी कि अगर कोई कंप्लेंट डाली तो वो फैमिली मेंबर्स को और फैमिली को शांति से नहीं रहने लग पड़ेंगे। फिर और एलिगेशंस लगाई। उन्होंने कहा कि वुमेन कमीशन थी, उन्होंने फादर इन लॉ को 3 ओकेजन पे बुलाया और मीटिंग के बाद भी जो भी है एलिगेशंस लगाई कि थ्रेटनिंग की और अब्यूजेस दिए और प्रेशर डाला कि कंप्लेंट वापस ले लें। आगे फिर लिखा क्या कि ये तो सब थी एलिगेशंस ऊपर के जो पैराग्राफ्स में थी। अब आगे देखिए आगे क्या बताया। उन्होंने बताया कि एलिगेशंस के आधार पे अक्यूज पर्संस के ऊपर जो थी लीगल एक्शन हुआ। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की। एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद जो पुलिस स्टेशन ने चार्जशीट फाइल की 172(3) सीआरपीसी के तहत चार्जशीट फाइल की। और फिर कोर्ट जो चार्जशीट थी वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगा दी गई। मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया और ऑर्डर शीट जो बताई जा रही है 24/1/2017 में चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस ले लिया। मैटर को एडजॉर्न कर दिया 7/3/2017 को कि चार्ज को फ्रेम किया जाए। आगे फिर देखिए क्या बताया। आगे बताया कि एफआईआर को चैलेंज किया और कहा कि मतलब पिटिशनर ने जितने भी 11-10 जो भी लोग थे पिटिशनर्स थे जो भी थे उन्होंने चैलेंज किया। मतलब 11 लोग थे जिन्होंने चैलेंज किया और कहा कि जो फिर समन इशू हुआ है उसको भी चैलेंज किया कि ऑर्डर जो चार्जशीट फाइल की और उसके बेसिस पे समन इशू है सबको सारे सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि एक पिटिशन सब अक्यूज्ड आए इस कोर्ट के समक्ष अंडर 482 हस्बैंड को छोड़कर सब ने कोड 482 सीआरपीसी में ये पिटीशन फाइल की। फिर उन्होंने बताया कि पिटिशनर नंबर जो 10 थे उनकी डेथ हो गई। फिर उसको मतलब डिलीट कर दिया उनका नाम पिटिशनर के नेम से। तो वहीं सब 10 लोग रह गए थे क्योंकि एक की 11 लोगों में से एक एक्सपायर कर गए थे। आगे फिर लिखा है कि एनालिसिस एंड रीजनिंग। अब ये बताया कि अब कोर्ट का एनालिसिस एंड रीजनिंग है। जो पिटिशनर के काउंसिल थे उन्होंने एक कम्युनिकेशन दी। उन्होंने बताया कि मार्च 2018 तक इतना अमाउंट जो है $19,984.35 हैं वो चाइल्ड को दिए जा चुके हैं मींस। और $67,000 जो हैं वो 2018 तक दिए जा चुके हैं मींस अनदर सम ऑफ 67,000 जितना अमाउंट है जो बच्चे को दिया जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम क्या $4,000 भी पे किए थे मार्च 20, 2021 में। और फर्दर सम लिखा है कि आफ्टर 21 मार्च 2018 को ऑनवर्ड्स के बाद फर्दर $4,000 और दिए जाएंगे। तो ये सारी कम्युनिकेशंस थी जो कि कोर्ट ऑफ ओंटारियो का भी जो भी कोर्ट था उसमें सारी कम्युनिकेशन बताई थी। तो इसने कहा था कि लर्नेड काउंसिल जो थे रिस्पोंडेंट के उन्होंने कोई डिस्प्यूट नहीं किया कि जो भी अमाउंट जो डिग्री दी थी कोर्ट ने डिग्री दी थी कोर्ट ऑफ कनाडा की वो सारा जो भी अमाउंट था बच्चे का मेंटेनेंस के जो भी था वो बताया उसने डिस्क्रिप्शन बताया। फिर उन्होंने बताया कि 72 लाख रुपीस हैं वो ऑलरेडी मेंटेनेंस जो चाइल्ड को दिए जा चुके हैं
और बाद में खुद भी बताया कि कितना अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो फिर क्या ये कहा कि जो पार्ट है जो पेमेंट का, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि जो पार्ट ऑफ जो पेमेंट है वो अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, अपोजिट पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और जो कंप्लेनेंट मतलब जो पिटिशनर थे उन्होंने भी बता दिया। तो ये कहा था कि अनडिस्प्यूटेड है। तो साथ में कोर्ट ने कहा ये नथिंग टू डू विद द क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर। जो एफआईआर जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्या अमाउंट है मेंटेनेंस की क्या थी, ये एफआईआर से संबंधित नहीं है। फिर देखिए आगे क्या बताया, फिर आगे बताया कि एफआईआर में बताया था कि जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने एग्री किया इसलिए ग्राउंड्स पे शादी की थी हस्बैंड के साथ कि वो उसे कनाडा ले जाएंगे। और फिर एप्लीकेशन में साफ साफ खुद ही कह रखा है कि 14/6/2009 को शादी हुई और कनाडा गए 4 अगस्त 2009 को। मींस जो 14 जून को शादी हुई और कनाडा गए 4 अगस्त 2009 को। 10 अपने फिर मतलब कंप्लेंट के साथ वो 1.5 महीने तक रहे। फिर उसने आगे बताया कि एफआईआर जो कहती है कि जो हस्बैंड थे मतलब जो कंप्लेंट फैमिली के साथ मतलब एफआईआर में बताया है कि जो जो फादर थे वो इम्प्रेस थे कंप्लेंट फैमिली के मतलब इम्प्रेस्ड अपॉन कंप्लेंट फैमिली की जो लड़का है वो रिटर्न आएगा कनाडा आएगा, रिटर्न टू कनाडा, बॉय हैज रिटर्न टू कनाडा एंड वांट्स अर्ली मैरिज थी। मतलब जो लड़का जो है उनका जो हस्बैंड है वो कनाडा जाएंगे और इसलिए वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो कनाडा जो है कि लिखा है कि रिटर्न ऑफ द जो भी लिखा है कहते कि कंप्लेनेंट की नोटिस में था कि ये कनाडा जाएंगे। तो अब ये बताया कि लॉन्ग एब्सेंस, अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि लॉन्ग एब्सेंस होगा, कोई आदमी बाहर नौकरी कर रहा है कि लॉन्ग एब्सेंस होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंट कॉजेज होंगे जिससे कि जॉब भी जाई जा सकती है। तो ये एलिगेशन लगाना कि अक्यूज्ड जो हैं वो कनाडा चले गए और इस ग्राउंड पे कि कम डाउरी दी है कि ये मीनिंगलेस है। तो कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि अगर एक आदमी दूर से दूसरे मतलब देश से आ रहा है और शादी करके जा रहा है तो इतने अमाउंट दिन तक रहेगा और वापस अपने जहां जॉब करते हैं वो वहां पर जाएंगे। तो उस ग्राउंड पे कि इस ग्राउंड पे एलिगेशन लगाना कि कम डाउरी दी है इसलिए कनाडा चले गए हैं, तो ये तो मीनिंगलेस है, कोई बनता नहीं है इसमें, मीनिंगलेस है। अब ये फैक्टम बताया कोर्ट ने अपना, बताइए देखिए आगे फैक्टम बताया कि जो क्या कहते हैं अक्यूज नंबर 1 थे उन्होंने ऑलरेडी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मेंटेनेंस के तौर पे दे चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम दी मंथली मेंटेनेंस, जो भी मंथली मेंटेनेंस के साथ इतने अमाउंट दे चुके हैं जो कि काफी ज्यादा हाई है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये कहना कि लेसर डाउरी लेकर आई हो, कोई इसका तक मतलब जो है एलिमेंट नहीं बनता है। ये लिखा है कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बनता है कि जो है लेसर डाउरी लेकर आए। और फिर कोर्ट ने कहा कि ये आफ्टर थॉट एलिगेशंस लग सकती हैं ताकि प्रोविजंस ऑफ 498-406 के जो प्रोविजंस को इंग्रेडिएंट्स को अट्रैक्ट करे, तो ताकि इन्वॉल्व किया जाए इस प्रोविजंस पे। तो फिर उन्होंने कहा कि जब अक्यूज जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है और कंप्लेंट ने शादी की कि वो कनाडा मतलब लेके जाएंगे और अगर इवन शी वुड बी गोइंग विद हिम टू एम्प्लॉय दिस एलिगेशंस, डाउरी लेवल्ड आफ्टर 2.5 साल के बाद ये एलिगेशन लगाना कि कम डाउरी लेकर आई हो, ये तो मीनिंगलेस हो जाती है, बल्कि एक ऑफ द थॉट हो जाता है ताकि इंग्रेडिएंट्स हैं वो मतलब जो भी प्रोविजंस हैं लॉ के वो लग सकें, उस इंग्रेडिएंट्स को मतलब फुलफिल किया जा सके ताकि केस जो है कॉजनेबल ऑफेंस किया जा सके और एफआईआर रजिस्टर्ड की जा सके। तो आप ये चीज देखिए आगे बताया है क्या है कि हस्बैंड ने को छोड़ के सारे रिलेटिव्स प्रेजेंट थे पिटीशन में और फादर इन लॉ मतलब सब रिलेटिव्स ने पिटीशन को फाइल किया, जो फादर इन लॉ और मदर लॉ के ऊपर, मदर लॉ ने भी फाइल जो भी थे शामिल थे पिटीशनर के तौर पे। अब जो एफआईआर को अगर देखा जाए कि सब ने टॉन्ट किया, एफआईआर में लिखा है कि सब लोगों ने टॉन्ट किया कि डाउरी नहीं लाई है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर ये साथ में बोला कि कंप्लेंट फैमिली ने अगर डाउरी दी है और रिलेटिव्स का कोई रोल नहीं रह जाता है कि रिलेटिव्स को क्या फायदा होगा। अगर हाइपोथेटिकली अगर एक्सेप्ट भी कर लिया जाए कि कंप्लेंट फैमिली ने डाउरी दी है तो रिलेटिव्स को क्या गेन होगा। तो ये लिखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग देम इन क्रिमिनल केस कांट बी रूल्ड आउट टू पुट द प्रेशर ऑन द हस्बैंड।
तो ये चीज बताया कि अगर इस मेन मकसद यही था कि क्रिमिनल केस लगाया जाए ताकि हस्बैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जा सके। तो अब ये बताया कि mere allegations that in the present father-in-law mother-in-law has taunted the complaint would not make out any case against them, कि एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन के आधार पे कि कंप्लेंट ने मतलब फादर लॉ मदर लॉ ने टॉन्ट किया कि ये केस नहीं बनता है। अगर आगे देखिए आगे ये बताया कि कंप्लेंट के आधार पे भी हस्बैंड नहीं प्रेजेंट थे जब एलिगेशंस लगाई थी, वो ऑलरेडी कनाडा जा चुके थे 6 अगस्त 2009 को। तो फिर वो आगे बताया कि अगर वाइफ को अगर सेटल डाउन होना है कनाडा में, और जो है कि डॉवरी आर्टिकल्स जो इंडिया में रखने का क्या फायदा, अगर ये एलिगेशंस जो हैं एक्सेप्ट भी कर ली जाए, एक्यूरेट हैं, फेस वैल्यू पे भी ले ली जाए, तब भी कोई केस नहीं बनता है रिलेटिव्स के अगेंस्ट। कि अगर उन्होंने सेटल ही होना है कनाडा में तो डॉवरी आर्टिकल्स का इंडिया में रखने का क्या लॉजिक आता है, क्योंकि हस्बैंड तो ऑलरेडी जा चुके थे। तो देखिए हर केस का जो फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, मेन मकसद यही है। तो एनालिसिस कोर्ट जो किस आधार पे कर रही है और क्या अपना जुडिशियल डिस्कशन दे रही है, वो हर केस का अलग होता है। और ये जैसे हम इस केस में देख रहे हैं, तो आगे देखिए क्या बताया कि अगर एलिगेशंस को देखा जाए फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को, तो वो जो कि काफी ज्यादा जनरल इन नेचर है, और कंडक्ट था फादर इन लॉ का, वो हस्बैंड का कि मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ और हस्बैंड का, अगर प्राइम फेशियल मेक्स की एलिगेशन जो फॉल्स हैं और डाउटफुल है, सारी एलिगेशंस को कोर्ट ने कह दिया कि ये फॉल्स और डाउटफुल है, जो प्राइम फेशियल केस देखा जाए। अब कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन को देखा जाए कि जब एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज, हर मतलब कंप्लेंट एफआईआर में ये लिखा है कि कंप्लेंट ने खुद कहा कि आफ्टर मैरिज ने मतलब कंप्लेंट ने मतलब जो हस्बैंड ने पासपोर्ट अरेंज किया और मैरिज को रजिस्टर्ड कराया। इसका मतलब यह है कि कंप्लेनेंट के पास पासपोर्ट नहीं था जब शादी हुई थी। और आगे माननीय हाईकोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि 2009 में पासपोर्ट बनाना बहुत कठिन टास्क था, तो बहुत लंबा टीडियस प्रोसेस था। तो अक्यूज्ड मस्ट हैव मींस अपना ओपिनियन दिया कि अक्यूज्ड ने अपनी सारी वेकेशंस मैरिज को रजिस्टर कराने में और पासपोर्ट को बनाने में लगा दी, ताकि न्यूली वेडेड वाइफ को, ताकि वो जो भी प्रॉमिस दिया था वो अपना फुलफिल कर सकें। तो रजिस्टरिंग मैरिज प्रूव्स की जो मैरिज वाज नॉट, जो अगर मैरिज अगर तोड़नी होती तो रजिस्टर्ड क्यों कराते, ये सबसे बड़ा पॉइंट उठाया उन्होंने। माननीय हाईकोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी कि अगर मैरिज अगर तोड़नी होती तो रजिस्टर कराने का क्या लॉजिक था उनका। और पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट काफी मुश्किल से बनता था 2009 में, तो सारी उन्होंने वेकेशंस जो है रजिस्ट्रेशन कराने में और पासपोर्ट बनाने में यूज की। फिर आगे बताया कि तो मतलब जो उनके, फिर आगे बताया कि फैमिली को बढ़ा रहे थे वो, फिर कनाडा के हस्बैंड उनके, और फिर आगे बताया कि जो मतलब आगे फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम उसके ऊपर। ओवरऑल कंडक्ट बताया कि कंप्लेंट का जो हस्बैंड हर फादर इन लॉ nowhere leads to any inference or points towards any action which would leads to the breaking of breaking their promises or deceiving or cheating। कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लग रहा था कि ये लोग चीट करना चाहते थे या डिसीव करना चाहते थे। अगर एलिगेशंस जो एफआईआर में है वो एक गॉस्पल ट्रुथ है, कोई केस नहीं बनता है जिससे मेक एनी केस टू प्रोसिक्यूशन, मतलब स्टार्ट किया जाए, मतलब प्रोसिक्यूट किया जाए, ऐसा केस बनता ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी, अब कोर्ट ने ऐसे कहा कि ऐसा केस तो बनता नहीं, पॉसिबिलिटी दिखाई कि कंप्लेनेंट ने एलिगेशन इसलिए लगाई हैं ताकि एक कॉजनेबल ऑफेंस बनाया जा सके और ताकि एफआईआर रजिस्टर्ड हो सके, और सब्सिक्वेंट टूल यूज्ड एज ए सेटलमेंट टूल कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि सेटलमेंट के तौर ताकि एफआईआर रजिस्टर्ड हो सके और एक सेटलमेंट किया जा सके जो कि मना नहीं किया जा सकता है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये चीज बताई। फिर आगे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स डिस्कस किया माननीय कोर्ट ने, जो प्रीति गुप्ता की जजमेंट थी, ये गीता मल्होत्रा की जजमेंट है, और फिर स्टेजेस ऑफ कैशिंग ऑफ एफआईआर, ये पुरानी जो प्रेसिडेंट्स है उसको डिस्कस किया। तो फिर आगे फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स थे उसके ऊपर डिस्कस किया। आगे हम चलते हैं इसके, ये तो सारे प्रेसिडेंट्स हुए जो पहले डिस्कस किए गए। अब कंक्लूजन पे आते हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी 2012 में हुई थी और अगेंस्ट ऑल एवरी फैमिली मेंबर्स, जिसमें 11 फैमिली मेंबर्स थे, ताकि वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस करें, जो कि फेस कर रहे हैं। तो एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है, कहीं भी केस नहीं बन रहा है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन के पास माननीय हाईकोर्ट के पास पावर है कि इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए।
और क्योंकि अगर इसे कंटिन्यू किया जाएगा तो काफी नाइंसाफी होगी अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। तो फिर पिटिशनर ने कई जो काउंसिल ने कई जजमेंट्स को डिस्कस मतलब रिलाइट किया, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि एलिगेशंस को देख के ही लग रहा है कि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि एफआईआर जो है उसे क्वैश कर दिया जाए, कोई जजमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है जो भी आप रिलाई कर रहे हो, एफआईआर के बेसिस पे ऐसे लग रहा है कि इसे क्वैश कर दिया जाए। तो फिर कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो प्रोसीडिंग्स है कोई पर्पस नहीं सॉल्व होगा अगर अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए। और फिर साथ में कहा कि इंटायर एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट लीगली एडमिसिबल एविडेंस, कोई प्राइम फेशियल केस नहीं बन रहा है इवन पिटिशनर्स के साथ। फिर ये देखिए, फिर आगे बताया कि अब कोर्ट ने अपनी इनहेरिट ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे जो एफआईआर थी उसे क्वैश कर दिया और सब जितने भी पिटिशनर्स थे उनकी क्वैश कर दिया और जितनी भी कॉन्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स थी उन्हें भी क्वैश कर दिया और बेल बॉन्ड्स जो थे वो डिस्चार्ज कर दिया और जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसे क्लोज कर दिया। तो दोस्तों ये थी एक क्वैशिंग पिटीशन जो कि माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दी थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए को पसंद आया होगा और काफी जानकारी हेतु वीडियो था। अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।